बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। लास्ट रिएक्शन हमारा रहता था अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, वो देखते हैं जल्दी से। और फिर आगे सॉरी नॉट द प्रिपरेशन, अबाउट द रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, एडिशन रिएक्शंस। तो इसमें फिफ्थ वाला जो रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड मींस HOX को जो है वो हाइपोहेलस एसिड कहते हैं। अब इस पे क्या है कि अगेन कोई भी एल्कीन आप लेंगे, ठीक है, और इसको रिएक्ट करेंगे आप हाइपोहेलस एसिड के साथ। अब हाइपोहेलस एसिड को जनरेट कैसे कैसे करेंगे या प्रोड्यूस कैसे करेंगे वो भी रिएक्शन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हेलोजन, कोई भी हेलोजन लेंगे उसके साथ आप रिएक्ट करेंगे वाटर, या हेलोजन को वाटर में डिसॉल्व कर दें, ठीक है। जब हेलोजन को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बॉन्ड ब्रेकेज होगी हेलोजन की भी और वाटर की, आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर जो है वो अपना एक हाइड्रोजन दे देगा और जो हेलोजन है वो उस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके HX बना देगा, और बाकी जो है वो वन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड वन हेलोजन कंबाइन टू फॉर्म HX व्हिच इज हेलोहाइड्रेट। अब ये जो हेलोहाइड्रेट बनेगा इसको एल्कीन के साथ रिएक्ट कराना है। अगेन उसी तरह से होगा तो दोबारा के डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड जो है वो अटैक करेगा पहले X पे, ठीक है, X पे अटैक करेगा और X जो है वो आके अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। इसी तरह दूसरे कार्बन के साथ आके OH नेगेटिव ग्रुप जो है वो जब दूसरे कार्बन का भी बॉन्ड डेफिशिएंसी होगी तो दूसरे कार्बन पे OH आके अटैच हो जाएगा, तो रिजल्ट में प्रोडक्ट आ जाएगी हेलोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये इस तरह का भी एक रिएक्शन जो है वो दे सकता है। अब X अगेन हेलोजन कोई भी आप पुट कर सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन स्पेशली, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिविटी इनकी जो है मॉडरेट रेंज की है, बाकी दोनों जो है वो एक की रिएक्टिविटी स्लो है, एक की जो है बहुत तेज विग्रस रिएक्शन है। अच्छा, इसके अलावा एल्कीन अगेन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शंस हो, कोई जिस भी तरह की आप प्रोडक्ट बनाना चाहें उसी रिस्पेक्टिव तरह की आप जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल अपना लेंगे। जैसे एक्सरसाइज में भी आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। जरूरी नहीं डायरेक्ट जो यहाँ पे दिए हुए स्ट्रक्चर्स वही आपके क्वेश्चंस पूछे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी हो सकता है। आपने बेसिक चीज जो समझनी है मैकेनिज्म, और क्या आप इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रोडक्ट क्या बनेगी, रिएक्टेंट्स क्या यूज हो रहे हैं, प्रोडक्ट क्या पॉसिबिलिटी है, कैटलिस्ट या अदर रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो याद रखने वाली हैं। अगेन ये सारी चीजें प्रैक्टिस ही आएंगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब इसमें सारों में जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट तरह के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंगल ऑक्सीजन जो है जब ऐड हो एल्कीन के अंदर, तो ये वाला रिएक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। एल्कीन्स व्हेन दे मिक्स्ड विद ऑक्सीजन और एयर passed over a silver oxide catalyst Ag2O at 300 degrees Celsius temperature and pressure and an atom of oxygen to form epoxides। तो इसके रिजल्ट में जब ये कंडीशंस आप देंगे तो इसमें एक एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा और रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी उसको बोलेंगे एपोक्साइड। एपोक्साइड क्या है? व्हेन सिंगल ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद टू कार्बन्स ऑफ द एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन के टू कार्बन्स के साथ जिनमें डबल बॉन्ड था, उन दोनों के साथ एट अ टाइम सिंगल ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है, तो दैट बिकम्स द एपोक्साइड। Now epoxide serves as the starting substances for the industrial preparation of glycols, ठीक है। तो ग्लाइकोल की प्रिपरेशन के लिए जो है ये एज अ स्टार्टिंग सब्सटेंस एक्ट करता है। ग्लाइकोल आप नीचे स्ट्रक्चर आगे आएगा भी, तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करें अगर एपॉक्साइड की, या आप कह लो कि इसमें एडिशन करें वाटर की, तो ये ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए ग्लाइकोल भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। जैसे ग्लाइकोल का एक फंक्शन है, इट इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज, ठीक है।
रिएक्शन जो इसका रिएक्शन सॉरी देखते हैं, तो इथीन आपके पास है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इस टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे, और 1/2 का मतलब यही है कि सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है इसमें ऐड होगा और दोनों कार्बन्स पे डबल बॉन्ड ब्रेक होके दोनों कार्बन्स के साथ जो है वो ऑक्सीजन अटैच हो गया। इसी तरह अगेन आपने जिस टाइप का एपॉक्साइड बनाना है उसी तरह का आपने स्टार्टिंग ले लेंगे एल्कीन। यहाँ पे आप प्रोपीन ले लिया, जब प्रोपीन ले लिया तो आपके पास ऑक्सीजन, अगेन वही कंडीशंस है, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, 1 ऑक्सीजन ऐड होगी और कहाँ पे ऐड होगी, बिटवीन 2 कार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड था और प्रोपेलीन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप ब्यूटीन ले लेते हैं तो ब्यूटाइलीन ऑक्साइड बना सकते हैं। तो जो भी आपने प्रोडक्ट बनानी है वैसा स्टार्टिंग मटेरियल बस ले। हाइड्रोजाइलेशन, इसमें भी वाटर के साथ रिलेटेड है ये हाइड्रोजाइलेशन। When alkenes they are treated with mild oxidizing agents, mild oxidizing agent जैसे dilute alkaline for solution, बायर्स रिएजेंट भी इसको बोलते हैं। तो ये जो बायर्स रिएजेंट पीछे एक आया था लिनलेस कैटलिस्ट, लीन वर्ड सॉरी लिनलेस कैटलिस्ट, तो ये स्पेसिफिक जो नाम है कैटलिस्ट के उनको भी याद रखना है कि इनके नाम से भी आपको पूछा जा सकता है कि अब यूज करके मोनोफोर 1% एल्कलाइन का मतलब है इसमें थोड़ा सा जो है अल्कली ऐड करेंगे 1% ऑलमोस्ट। तो this is KMNO4 solution, low temperature. Hydroxylation of double bond occurs resulting in the formation of dihydroxy compounds known as vicinal glycols. तो डबल बॉन्ड जो इन कंडीशंस पे ब्रेक होगा और इसकी जगह 2 हाइड्रोक्सियल ग्रुप OH ग्रुप 2 जो है वो दोनों कार्बन्स पे ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोल। विसिनल क्यों बोला है, क्योंकि दोनों एडजेसेंट कार्बन्स पे हाइड्रोक्सियल ग्रुप ऐड होंगे, और डाइहाइड्रोक्सी क्योंकि 2 हाइड्रोक्सियल ग्रुप्स। द पिंक कलर ऑफ KMNO4 solution is discharged during the reaction. तो जो पर्पलिश कलर का होता है या पिंक कलर जो KMNO4 का होता है नेचुरली इसका वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा जब ये प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि this can be used as a test to check the unsaturation, या डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए भी ये रिएक्शन यूज किया जा सकता है कि अगर कोई भी आप रिएजेंट KMNO4 के साथ इस रिएक्शन के साथ थ्रू करते हैं, कोई भी रिएजेंट और अगर KMNO4 का कलर जो है वो खत्म हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो आपने रिएजेंट लिया है एल्कीन है, कोई भी एल्कीन है। ठीक है, अब रिएक्शन पे आते हैं। तो रिएक्शन में अगेन सिंगल बॉन्ड डबल में से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, KMNO4 और वाटर की प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट के बॉन्ड ब्रेक हो गया तो वाटर में से जो वाटर है वो भी ब्रेक होगा और उसमें से OH ग्रुप जो जनरेट होंगे, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, 2 OH ग्रुप जो जनरेट होंगे वो क्योंकि अगेन ये आके अटैच हो जाएंगे दोनों कार्बन्स पे। तो इस तरह से कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट होगी, इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया। अब दूसरा जो है जो पोटेशियम था, सारी बात है इसने भी चेंज होना है। ठीक है, तो इसमें से MnO2 ये सेपरेट हो जाएगा तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड बन जाएगा और बाकी जितनी भी चीज है वो वाटर के साथ कंबाइन करके KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजाइलेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सियल ग्रुप इन द एल्कीन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4 एंड वाटर। तो ये सारा हो गया रिएक्शन। क्लियर? Guys, is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next Yes, is ma'am. कंबशन। मैं तेज तेज बोल रही हूँ क्योंकि टाइम जो है हमारा वो फिर एक्सीड कर जाएगा, आपकी अगली क्लास भी होनी है। कंबशन में जो है अब
इसमें भी कंबशन क्या है, सिंपल बर्निंग। ओपन एयर में या एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन में जब आप एल्कीन को बर्न करेंगे तो आपको पता है जब भी कोई चीज बर्न करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, ठीक है, तीन ही कंडीशंस जो तीन ही प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस होती है। और इसमें जो बर्निंग होगी एल्कीन की वो लुमिनस फ्लेम के साथ, मतलब रोशनी के साथ, लाइट के साथ ये बर्न करेगा। नेक्स्ट अब देखते हैं रिएक्शंस इसके। ओके, अगेन एक और रिएक्शन है फॉर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। तो ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ओजोन से, ओजोन या ओजोन की एडिशन होनी है इसमें, ठीक है। तो एमन ओजोन और ओजोन ब्रेक होके इसमें होगी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब भी O3 रिएक्ट करेगा, बहुत रिएक्टिव है ओजोन, आपको पता है। तो जब भी एल्कीन के साथ वो उसका रिएक्शन करेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड एल्कीन का इसी तरह से फिर ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ओजोन, आपको ओजोन जो है वो इसी तरह का ट्रायंगुलर, आप कह लें 3 एटम्स वाला मॉलिक्यूल है। ये इस तरह से होता है ओजोन, दोनों ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड। तो ये ओजोन रहेगा जहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, पूरा ओजोन O3 की फॉर्म में इस तरह से कंबाइन कर जाएगा, बॉन्ड्स अपने लेगा दोनों कार्बन्स के साथ, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट आती है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आती है और अनस्टेबल प्रोडक्ट आती है, मोनोजोनाइड इनको इसको बोलते हैं। फर्दर जो है जब ये अनस्टेबल है क्यूटी की तरफ जाएगा तो ये रीअरेंज, अब जब होगा इसमें बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से जो ब्रेक होगा वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर दोनों कार्बन्स के साथ जो है अपना बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और जब दोनों कार्बन्स के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा तो अपना ये कार्बन और कार्बन फिर अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपस का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर देंगे। मैं रिपीट करती हूँ, इस तीनों में से एक ऑक्सीजन जो है वो ऊपर चला जाएगा, या ऊपर आप ना भी कहें, आप कह लें कि इट विल फॉर्म बॉन्ड विद 2 ऑफ द कार्बन्स, ठीक है। दोनों कार्बन के साथ इपॉक्साइड लिंकेज, जैसे पीछे देखिए उस तरह का जो है वो लिंकेज बना लेगा एक ऑक्सीजन। और कार्बन कार्बन अपनी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि अब 5 बॉन्ड्स उसके बन रहे थे तो वो अपना फौरन से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। अब उसके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा। इसके बाद ये सारी कंडीशन होगी और पीछे रह गए ये जो 2 ऑक्सीजन, ये आपस में इस तरह से लिंक करके आपस में बॉन्ड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओजोनाइड, ठीक है। अब ये जो ओजोनाइड आया है इसको, ये भी अब जो है उतना स्टेबल इतना नहीं है कि अगर इसको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करें, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करें और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो उस वक्त भी ये ब्रेक करेगा। ये ब्रेकेज मैंने जो है वो शो की भी है, यहाँ पे ब्लू कलर के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, मतलब पूरा ओजोनाइड उसी तरह फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है जैसे पीछे था, ठीक है। अब इसमें कार्बन, एक साइड पे कार्बन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक साइड पे हो जाएंगे, और इसी तरह कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये दूसरी साइड पे। तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इसमें से आप कह लो ऑक्सीजन जो के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से C2 हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था वो डबल हो जाएगा यहाँ पे। इसको चले मैं लिख के दूसरी तरह से करती हूँ। यहाँ पे
ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वो जो बॉन्ड पीछे वाले हैं वो ब्रेक कर दिए। जब ये आ गया तो आप कार्बन के पास एक बॉन्ड डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं कार्बन के, ऑक्सीजन के पास भी है, तो ये आपस में फौरन से जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जब यहाँ पे आपस में ये फौरन से ये यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा, तो इस तरह से ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, जो यहाँ पे आपको बुक पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, C2 का हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे जनरेट होंगे, क्योंकि जो मैंने देख लें आप, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इसमें C2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसी तरह दूसरी तरफ भी C2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ओवरऑल 2 फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाएंगे। और पीछे एक जो चीज बची है वो ऑक्सीजन है। इसमें से ऑक्सीजन जो है वो H2O के साथ कंबाइन करके H2O2 में चेंज हो, जिंक भी डाला हुआ था, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और वाटर दोबारा से जनरेट हो जाएगा। अब ये रिएक्शन भी बहुत स्पेसिफिक है कि इसको भी यूज करके आप बता सकते हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन, कि किस पोजीशन पे एल्कीन्स में जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर? Yes, ma'am. All of you? Yes. Any questions? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को भी? अच्छा जी, तो फिर जल्दी से ये एंड करते हैं इसको। नेक्स्ट रिएक्शन है टाइप ऑफ रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं एल्कीन का, दैट इज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन मींस पॉलीमर्स की फॉर्मेशन। पॉलीमर्स आप क्या होते हैं? लार्ज चेन मॉलिक्यूल्स या सिंगल एक जैसा यूनिट, या मोनोमर्स जिनको कहते हैं, एक जैसे यूनिट्स मोनोमर्स आपस में लिंक होते जाते हैं लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में, एक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता जाता है, तो दे आर कॉल्ड पॉलीमर्स। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड पॉलीमर्स, और प्रोसेस जो है पॉलीमराइजेशन कहेंगे। अब इथीन जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस पे 100 atm प्रेशर पे पॉलीमराइज करके पॉलीथीन और पॉलीइथाइलीन बनाता है। अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये प्लास्टिक्स की मैन्युफैक्चरिंग जो के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पॉलीथीन। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी आगे यूजेस हैं, इसलिए ये रिएक्शन किया जाता है। अब इसमें भी क्या होता है, NCH2 का मतलब ये है कि N का यहाँ पे मतलब है कि नंबर ऑफ सच यूनिट्स, इथीन के नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन करते हैं। जब इन इस कंडीशन में जब इनको कंबाइन किया जाता है, जो ये टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन दी हुई है एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, इस कंडीशन पे जब ये कंबाइन करते हैं तो इसका डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये आपस में इस तरह से इनमें एबिलिटी हो जाएगी, रेडिकल आप कह लो हो जाएंगे कि आपस में न्यू बॉन्ड्स जो है वो बना सके। तो डबल बॉन्ड ब्रेक होके सैचुरेटेड कंपाउंड या सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स में ये चेंज होते जाएंगे, और ये ब्रैकेट्स में लिखने का और साथ में डैशेस जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसका पर्पस यही है कि ये दोनों डायरेक्शन में इसकी चेन लेंथ इसी तरह इंक्रीज होती जाएगी, दोनों डायरेक्शन में जो है वो इसी तरह के यूनिट्स कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ सच यूनिट्स कंबाइन ऑन बोथ डायरेक्शंस, और इसी तरह लॉन्ग चेन जो है, लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीइथाइलीन जो है वो बन सकती है। A good quality polythene is obtained when ethene is polymerized in the presence of aluminum triethylene and titanium tetrachloride catalyst। तो catalyst जो है वो दूसरे यूज किए जा सकते हैं। अगेन क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है, जिस तरह की चीज बनानी है उस तरह से catalyst भी चेंज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस हैं इथीन के, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन, a plastic material used for making cars, cables, bags, boxes वगैरह में बनाने में यूज होता है। इसके अलावा फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स,
तो फ्रूट्स के को राइपन करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। आपको पता है नेचुरली फ्रूट्स के छिलकों के अंदर ये इथीन और इथाइन कंपोनेंट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इथीन इथाइन नेचुरली जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे केले के अंदर आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है केला बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ऐसे ही है। तो केले के अंदर क्या है कि उसके जो पील है उसके में बहुत ये अमाउंट उसमें होती है प्रेजेंट इसकी, उसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली वो इथीन या इथाइन जो है वो रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से केला फौरन से खराब हो जाता है। अगर इवन आप किसी और चीज को किसी और फ्रूट को पकाना चाहते हैं तो केले के साथ उसको रखें तो वो फ्रूट पक जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एज अ जनरल एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया के काम भी जो है वो किया जा सकता है इथीन को। फॉर राइपनिंग मस्टर्ड गैस preparing mustard gas a chemical used in वर्ल्ड। तो मस्टर्ड गैस जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो यूज की गई थी। और इसका क्या होता है कि इसकी मस्टर्ड लाइक ऑर्डर है, गैस नहीं होती, लिक्विड फॉर्म में ये प्रोड्यूस होता है, लेकिन टाइनी ड्रॉप्स इसके लिक्विड फॉर्म में जब प्रोड्यूस होती है, इसको प्रोड्यूस था उस वक्त वर्ल्ड वॉर में, और इसको स्प्रे अपोनेंट्स के ऊपर, जैसे कहते हैं जंग में सब कुछ जायज है, ये काम करते थे। इथीन ये जो मस्टर्ड फॉर्म में थी तो टाइनी ड्रॉप्स की फॉर्म में ये स्प्रे हो जाती थी। और इसका नुकसान क्या होता था कि बॉडी जहाँ पे ब्लिसर्स बन जाते, काले बन जाते, ठीक है। तो ये इस तरह से वो उनकी एफिशिएंसी को कम करने के लिए भी यूज करते थे। अच्छा जी, मॉलिक्यूल्स यूज किए। जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के ब्रेकेज के रिजल्ट में सल्फर जो है उसके साथ एक बॉन्डिंग होनी है इसकी इथीन की और क्लोरीन के साथ, ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आ गया। अब ये जब आ गया तो इन दोनों कार्बन्स पे एक एक जो है वो वैलेंसी है कि वे अपना बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये जो है क्योंकि Cl नेगेटिव ग्रुप होता है तो वो फौरन से आके इधर अटैच हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरा CH2 ग्रुप है उसके साथ भी आके दूसरा क्लोरीन अटैच हो जाएगा, और फिर इन दोनों के दरमियान अगेन ये वाला जो कार्बन पीछे वाला था, ये वाले कार्बन्स इनकी अभी भी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं थी, तो इनके दरमियान सल्फर आके दोनों के साथ बॉन्ड कर लेगा और एक सल्फर इसी तरह जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड द मस्टर्ड गैस, और इसको 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स जैसे ग्लाइकोज जो मैंने पीछे बता दिया, इथाइल हैलाइड, इथाइल अल्कोहल, तो बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं फर्दर इससे इथीन को यूज कर। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. एनी Yes, क्वेश्चंस? ma'am. जी, एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दें।